दोस्तों देखा जाए तो जर्मनी के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ समय में जर्मनी भारत के साथ डोमेस्टिक और आर्थिक स्तर पर अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए काफी कोशिशें कर रहा है, जिसे लेकर भारत भी काफी खुश है, क्योंकि जर्मनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ एक काफी बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है। ऐसे में भारत की एक काफी महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट को समझते हुए जर्मनी हमें एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने की तैयारी कर रहा है जो भारतीय नौसेना को चीन के खिलाफ काफी ज्यादा ताकतवर बना देगा। ऐसे में क्या है बेहतरीन तकनीक जो अब भारत को मिलने वाली है, इसके बारे में अब आपको थोड़ा इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल अगले महीने जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर आने वाले हैं और अपने साथ में भारत और जर्मनी को हो सकने वाली गवर्नमेंट सबमरीन डील का फॉर्मल प्रपोजल भी लेकर आएंगे, जिसे लेकर भारत में भी डिस्कशन काफी तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि जर्मनी ने हाल ही में भारत को एक गवर्नमेंट डील के तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन सप्लाई करने का ऑफर दिया था। इसे भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I टेंडर से बाहर रहकर करना चाहते हैं और क्योंकि दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं इसलिए भारत ने इसकी इजाजत दे दी है, जिसके तहत फरवरी में जर्मनी सरकार ने इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात कही और मार्च में भारत सरकार ने जर्मन से फॉर्मल प्रपोजल की डिमांड की ताकि हमें जर्मनी क्या ऑफर कर रहा है इसके बारे में अच्छे से पता चल सके। आपको बता दें कि फॉर्मल प्रपोजल के तहत भारत ये देखना चाहते हैं कि जर्मनी सबमरीन डील में भारत को कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा और किन इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी देने वाला है। ली एबिलिटीज को लेकर भी भारत जर्मनी का रुख देखने में काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I के टेंडर में मौजूद लेबिलिटी क्लोज की वजह से भी जर्मनी ने इस टेंडर से अपने हाथ पहले ही पीछे खींच लिए थे। आपको यह बात जानकर काफी खुशी होगी कि भले ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत जर्मनी भारत को यह नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन ऑफर कर रहा हो, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्वदेशी रूप से ही की जाएगी, जिसके लिए भारत के 2 महत्वपूर्ण कंपनियों को चुना जा सकता है ताकि यह दोनों ही कंपनियां 3-3 सबमरीन को मैन्युफैक्चर करें। दोस्तों प्रोजेक्ट 75I टेंडर के तहत भारत को जिस तरह के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन चाहिए, यानी हमारी सबमरीन की टेक्निकल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को बहुत गिने चुने देश ही पूरा कर सकते थे, जिसमें जर्मनी भी शामिल है। ऐसे में अब क्योंकि जर्मनी ही भारत को P75I टेंडर से अलग हटकर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन सप्लाई करना चाहता है, इसलिए भारत जर्मनी के लिए वह रास्ता भी खोल चुका है, क्योंकि आखिरकार हमारी नौसेना को एडवांस सबमरीन की जरूरत है ताकि हिंद महासागर में हमारी क्षमता में कोई भी गिरावट ना आए, खासकर ऐसे समय पर जब चीन न सिर्फ अपने नौसैनिक बेड़े को मजबूत कर रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी दूसरे बड़े हथियार देकर लगातार ताकतवर बनाने में जुटा है, ताकि दोनों तरफ से वह भारत पर दबाव बना सके। हालांकि चीन को काउंटर करने के लिए भारत अपनी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ कई ग्लोबल पावर देशों के साथ भी अपनी साझेदारी मजबूत कर रहा है, ताकि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में हम चीन को हावी न होने दे, जिसके तहत क्वाड हमारी इन्हीं कोशिशों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे खासतौर पर चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया, ताकि इसके फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन पर दबाव बना सके, ताकि वह अपनी विस्तारवादी और अग्रेसिव पॉलिसी में बदलाव करे और दूसरे देशों की अखंडता का सम्मान भी करे। ऐसे में भारत और जर्मनी के बीच हुई यह डील और भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों इस बात को लगभग 13 साल बीत चुके हैं जब भारत ने अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान एमका का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक ना तो यह विमान उड़ सका और ना ही इसका कोई प्रोटोटाइप तैयार हुआ है, जबकि हम देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक करके दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके जनरेशन प्रोग्राम भारत के बाद शुरू हुए थे, वे भी अपने प्रोटोटाइप को रोल आउट कर रहे हैं, जबकि भारत काफी पीछे रह गया। लेकिन अब भारत के 13 सालों का इंतजार खत्म हो गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं।
दरअसल हाल ही में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी आखिरकार एमका प्रोग्राम के अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के पास पहुंची ताकि भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए फंडिंग रिलीज की जा सके, जिसके बाद हम अपने पहले 5वें पीढ़ी के फाइटर विमान के प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन शुरू कर सकते हैं और वह सभी कंपनियां जो इसके मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होगी उन्हें एमका के पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑर्डर दिए जा सकेंगे। यानी कि अब एमका को लेकर चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जो देखकर हर भारतीय का मन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया है। हालांकि यह बात भी समझना जरूरी है कि अगर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अगर एमका को डेवलप करने के लिए अप्रूवल दे दिया जाता है और फंडिंग भी रिलीज कर दी जाती है तो भी एमका का पहला प्रोटोटाइप बनने में कम से कम 3 साल का समय लगेगा, जिसके बाद जिस विमान की पहली उड़ान में अतिरिक्त 1.5 साल का समय लग सकता है। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि CCS की तरफ से मिलने वाले अप्रूवल के बाद हम एमका को अगले 4 से 5 सालों में अपनी पहली उड़ान भरता देख सकते हैं, जो डिफेंस के क्षेत्र में भारत के लिए काफी बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। दोस्तों, एमका एक बहुत ही एडवांस और सोफिस्टिकेटेड 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, जिसके डेवलपमेंट के लिए भारत 15,000 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, जिसके इस्तेमाल करते हुए हम एमका के प्रोटोटाइप का विकास करेंगे, जिसके बाद इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग पूरी करने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। यानी कि हम इस एयरक्राफ्ट को साल 2030 या 32 के आसपास मास प्रोडक्शन में एंटर करता देख सकते हैं। और क्योंकि भारतीय वायुसेना ने यह बात पहले ही क्लियर कर दी है कि वह मार्क 1 और मार्क 2 कॉन्फ़िगरेशन में कम से कम 125 एमका की खरीद करने वाली है, इसलिए इस प्रोग्राम को लेकर HAL और ADA काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। साथ ही भारत जहां एक तरफ एमका मार्क 1 को एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित करेगा, तो वहीं पर हमारा मार्क 2 एक इंडिजिनस इंजन और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ भी लेस होगा, जो इसे इस रीजन में सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट बना देगा। कुल मिलाकर समझने की जरूरत करे तो अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ADA की तरह से एमका प्रोग्राम के अप्रूवल मांगने के बाद अब कितने समय में CCS की तरफ से इस प्रोग्राम की ऑफिशियल अप्रूवल दी जाती है और फंड रिलीज किया जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम की टाइमलाइन पर इसका भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा तेजस प्रोग्राम को लेकर भी कुछ काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत आपको याद होगा कि 2021 में भारतीय वायुसेना की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 47,000 करोड़ रुपए का एक विशालकाय ऑर्डर दिया गया था, जिसके तहत वायुसेना 73 तेजस मार्क 1A विमान और 10 तेजस मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने वाली थी, जिसे लेकर अब यह रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि इस ऑर्डर की पहली सीरीज के प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिसने यह बात साबित कर दी है कि अब तेजस भारतीय वायुसेना के साथ पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में सक्षम हो चुका है, जिसे भारत बड़े पैमाने पर अब एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।